संस्थापक थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? कांची। और पल्लव वंश में ये जो है ये किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म। ठीक है, विष्णु, ठीक है, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। आगे बताना है आप सभी को, आदि वराह की मंदिर जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आदि वराह की मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो मामल्लपुरम में जो है आदि वराह की मंदिर का निर्माण जो है सिंह विष्णु के द्वारा ही करवाया गया था। और सिंह विष्णु कौन था? पल्लव वंश के संस्थापक थे। ठीक है, आगे बताना है, किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन है? भारवी है। ठीक है, किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक भारवी। और ये भारवी जो थे किसके दरबार में रहते थे? तो भारवी जो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे भारवी। ठीक है, आगे बताना है, चोल का संस्थापक कौन था? विजयालय था। ठीक है, चोल जो है ये स्थापना हुआ था किसके अवशेषों पर स्थापित हुई थी? तो चोल किसके जगह पे हुआ था, यानी किस वंश के जगह पे? तो पल्लव वंश के जगह पे हुआ था। पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु। और पल्लव की राजधानी कहाँ हो गई? कांचीपुरम, या फिर कहीं कहीं कांची भी देता है। और ये कांचीपुरम कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, आगे आपको बताना है, चोल वंश के संस्थापक विजयालय और इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर या फिर तंजावुर देता है। चोल की राजधानी तंजौर या तंजावुर था। ठीक है, विजयालय जो है कौन सी उपाधि धारण किया था? नर केसरी की उपाधि। यानी पूछा जा सकता है सीधा कि नर केसरी की उपाधि धारण करने वाला दक्षिण भारत के प्रमुख शासक कौन थे? ठीक है, विजयालय हो जाएंगे। देखा, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है किसके समय में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय में सर्वाधिक विस्तार हुआ था। राजेंद्र प्रथम के समय में। आपको बताना है, चोल किस लिए फेमस है? वो स्थानीय स्वशासन के लिए जो है चोल फेमस है। और ये किसके अभिलेख से मिलता है जानकारी? तो प्रांतक प्रथम का जो है, प्रांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख है, जिस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चोल शासक जो है, यानी चोल शासन का जो है यानी स्थानीय स्वशासन पर विशेष जोर दिया गया था। ये प्रांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे बताना है, चोल काल में भूमि के प्रकार में जो था, जो गैर ब्राह्मण को यानी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को जो भूमि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? वेल्लन भोगाई कहा जाता था। यानी गैर ब्राह्मण किसान को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे जो है वेल्लन बगाई कहा जाता था। और ब्राह्मणों को जो उपहार में दिया जाता था उसे ब्रह्मादेय कहा जाता था। जो भूमि ब्राह्मणों को उपहार में दिया जाता था उसे ब्रह्मादेय कहा जाता था। और जो किसी विश्वविद्यालय यानी किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दिया जाता था उसे शाला भोग कहा जाता था। ठीक है, शाला, आप पाठशाला तो समझते हैं ना, पाठशाला यानी विद्यालय को ही कहा जाता है। उसी से आगे ले लेना है शाला भोग, यानी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि था उस भूमि को चोल काल में जो है शाला भोग कहा जाता था। आप ब्राह्मण को जो उपहार में दिया जाता था उसे ब्रह्मादेय कहा जाता था। आगे है, मंदिर को जो दान में दिया जाता था भूमि उसे क्या कहा जाता था? देवदान। मंदिर में किसके लिए दान देता था? लोग देवता के नाम पे देता था ना, इसलिए उस भूमि को जो है देवदान, ठीक है, या फिर तिरुन मडकनी कहा जाता था। और जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। ठीक है, बताना है, गजनी का सुल्तान महमूद जो था ये किस चोल शासक के समकालीन था? गजनी के सुल्तान महमूद किस चोल शासक के समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। ठीक है, तो बकाटक वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? विंध्य शक्ति के द्वारा किया गया था। सही है। राष्ट्रकूट के संस्थापक बताइएगा? दंतीदुर्ग। और इसकी राजधानी मान्यखेट हो जाएगी राजधानी। कदम वंश की स्थापना बताइए किसने किया था? मयूर श्रवण के द्वारा कदम वंश की स्थापना किया गया था। ठीक है, और कदम वंश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, वनवासी राजधानी हो जाएगा। आगे बताना, होयसल की वंश का राजधानी कहाँ था? द्वार समुद्र। और होयसल के संस्थापक विष्णुवर्धन हो जाएंगे। होयसल के संस्थापक कौन होंगे? विष्णुवर्धन। और इसकी राजधानी द्वार समुद्र। और ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि होयसल वंश की राजधानी कहाँ है, तो सभी लोग को याद रहता है कि इसकी राजधानी द्वार समुद्र हो जाएगा। और इसकी संस्थापक यदि पूछा जाता है उसमें लोग फंस जाते हैं, ध्यान रखना है, विष्णुवर्धन होयसल के संस्थापक होंगे।
बताइएगा बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? हाँ, बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण जो है विष्णुवर्धन के द्वारा ही करवाया गया था। जो कब करवाया गया था? 1117 में करवाया गया था, यानी 1117 1117 में करवाया गया था। और होयसलबर्ग की राजधानी जो बोलते हैं अभी द्वार समूह, आधुनिक में उसका नाम है हैलीवीड नाम है। ठीक है, देख गंग वंश के संस्थापक कौन थे? वज्रहस्त पंचम हो जाएंगे, गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम हो जाएंगे। और इसी में पूछा जाता है कि गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो स्टार्टिंग में राजधानी जो था उसका कुबलाल था और बाद में जाके जो है तलकाड हो गया था। ठीक है, सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन था और इसकी राजधानी नदिया या लखनौती सही है। आगे बताना है आप सभी को कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है या नहीं? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जो है जनमत संघ की व्यवस्था नहीं की गई है। आगे बताना है संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का जो है सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि भारतीय संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसको सुरक्षित रखने के लिए जो है यानी रखने का सिद्धांत जो है सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा मामला प्रतिपादित किया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम जो है ये केरल राज्य था, जो कब आया था? 1973 में आया था। ठीक है, आगे बताना है भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब राज्य में जो है लागू किया गया था। आगे बताना है संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? संपत्ति को मौलिक अधिकार के श्रेणी से जो है कब हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 न होगा, 42वां में जान लीजिए। कभी भी अगर नहीं कुछ पता है तो जोड़ा जाने की बात जो किया जाएगा, जोड़ने वाली जितनी भी बातें हैं लगभग 42 में है और हटाए जाने की बात है वो 44वें संविधान संशोधन में है। ठीक है, बताना है लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में ही किया गया था, यानी 1976 के दौरान ही किया गया था। और फिर जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान जो है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। आगे बताना राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो मैक्सिमम 6 महीना तक संभाल सकता है, यानी अधिक से अधिक 6 महीना। और यही 6 महीना के अंदर जो है राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो जाता है। आगे बताना है संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 74 के 1 में है कि जो है संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री को जो है किस अनुच्छेद में? 74 का 1 के अकॉर्डिंग होता है। आगे बताना है पंचायतों के सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज की बात करें तो 11वीं अनुसूची में है। और पंचायती राज में कुल विषयों की संख्या कितनी है? तो 29 विषय है। और नगर पालिका नगर निगम की बात करें तो 12वीं अनुसूची में है और कुल विषयों की संख्या कितनी है? 18 विषय हो जाएगा नगर पालिका नगर निगम में और 29 विषय हो जाएगा पंचायती राज में हो जाएगा, यानी 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 12वीं अनुसूची नगर पालिका नगर निगम। आगे बताना है पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जो है पंचायत का भी निर्वाचन होता है। आगे बताना नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा जो है किस अधिनियम में किया गया है? तो 1955 का जो नागरिकता कानून था उसमें किया गया था नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में जो है जानकारी। बताइएगा प्रारंभ में जो है भारत के नागरिक को नागरिकता जो मिलता है यानी जन्म से मिलता है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग मिलता है? तो 5 प से प्रारंभ, प से 5, यानी स्टार्टिंग में जो भारतीय यानी बच्चे को जो नागरिकता मिलता है वो अनुच्छेद 5 के तहत मिलता है। बताइएगा पाकिस्तान से आने वाले को किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 6। और यहाँ पाकिस्तान यानी यहाँ से जाने वाले को 7 जो है, यानी कहने का मतलब जो है विदेश से आने वाले को 6 में, फिर जाने वाले को 7 में, और 9 में क्या है?
अनुच्छेद 9 बताना है। तो अनुच्छेद 9 का मतलब ही होता है 9 मतलब नहीं। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता को धारण कर लेंगे तो भारत की नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। ये अनुच्छेद 9 में कहा गया है। और अनुच्छेद 11 में क्या है? हाँ, अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून जो है हाँ संसद बना सकती है, अनुच्छेद 11 में। और आपके नागरिकता को बनाए रखने का काम जो है अनुच्छेद 10 में है। ठीक है, अनुच्छेद 10 में क्या हो जाएगा? नागरिकता को बनाए रखना का काम। और अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी कानून जो है वो संसद बना सकती है, अनुच्छेद 11 के तहत है। ठीक है, और फिर ये जो अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधित जो है किस भाग में चर्चा की गई? तो भाग 2 में चर्चा है नागरिकता का, जो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक जो है नागरिकता की चर्चा की गई है। तो 5 से 11 में आप जो भी इंपोर्टेंट था याद हो गया होगा। आगे फिर भाग 3 आता है, और भाग 3 में कहां से कहां तक जाता है? तो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक होता है। और अनुच्छेद 12 में क्या है ये बताना है आपको। 12 में क्या है कि जो मौलिक, यानी आप जानते हैं भाग 3 के अंतर्गत क्या है? मौलिक अधिकार है, जो 12 से 35 तक आता है। और मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग जो है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। 2 जगह राज्य की परिभाषा आपको देखने को मिलता है, एक अनुच्छेद 36 और दूसरा अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 तिया करते 12 तिया 36 हो जाता है, और 36 से 51 भाग 4 है। और भाग 4 में किसकी चर्चा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है भाग 4 में। ठीक है, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। एक अनुच्छेद इस बार बिहार एसएससी में भी पूछा गया था कि जो है मौलिक अधिकारों को जो है अल्पीकरण करने वाली विधि जो है संसद यानी के पास होती है, ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो अनुच्छेद 12 के अकॉर्डिंग हो जाएगा मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण करने की विधि। ठीक है, किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 13 में हो जाएगा। 12 में राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 13 में हो जाएगा मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण। ठीक है, आगे आपको बताना है राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन जो है ये कितनी अवधि के लिए करते हैं? 2 वर्ष के लिए करते हैं। राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 2 वर्ष के लिए करते हैं। आगे बताना है संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है अंतरराज्यीय परिषद का स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? यानी अंतरराज्यीय परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 263 के अकॉर्डिंग होता है। जो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 263 से एक पहले आइएगा तो 262 है, जो अंतर्राष्ट्रीय ये क्या है नदी जल विवाद से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 262 है। ध्यान रखिएगा 262 अनुच्छेद क्या हो जाएगा? नदी जल विवाद हो जाएगा। और अनुच्छेद 263 क्या हो जाएगा? अंतर्राज्यीय परिषद की गठन से संबंधित हो जाएगा 263। आगे बताना है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कितने न्यायाधीश हैं वर्तमान में? 33 हो जाएगा। जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डाउट भी होता है। ठीक है, ये 44वां हो जाएगा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इंदिरा गांधी का सरकार था, और उसमें कहा गया था इंदिरा गांधी का कि यदि जो है मंत्रिमंडल लिखित नहीं भी देता है फिर भी राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और ऐसा करने से जो है इंदिरा गांधी की सरकार गिर भी गया था इसी कारण से। ठीक है, जो कि जिस कारण से जो है फिर 44वें संविधान संशोधन में इस चीजों को हटा के कहा गया कि जब तक मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश नहीं किया जाएगा तब तक आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। वो क्या संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978। आगे बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकेगा? ये क्यावां संविधान संशोधन है? तो ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में बना था।
24वां संविधान संशोधन 1971 में क्या कहा गया है कि दोनों सदन से यदि कोई विधेयक पारित होकर, यानी संविधान संशोधन विधेयक को पारित होकर आता है तो राष्ट्रपति उस स्थिति में जो है उसे वापस नहीं कर सकता है। ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में जो है यदि उसका निर्णय जो है वो संसद का लेना है, संसद लेके यदि दोनों सदन से यदि पारित हो के आ गया है उस स्थिति में अब राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकते हैं। हम क्या बोले, उस स्थिति में नहीं भेज सकते हैं। जब दोनों सदन से आ गया है तो ये धन विधेयक का मामला नहीं है, ठीक है, ये संविधान संशोधन विधेयक ये का मामला है। और जब दोनों सदनों से पारित हो चुका है, एक बचे राष्ट्रपति, तो उस स्थिति में संविधान संशोधन विधेयक के मामले में जो है उन्हें स्वीकृति देनी पड़ती है, ठीक है। आगे बताना है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? कब? जी, 3 अप्रैल 1952 को जो है राज्यसभा का गठन हुआ था। आगे बताना है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता स्थापित करता है? तो अनुच्छेद 85 हो जाएगा। और राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। आगे बताना है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होता है? तो 35 वर्ष होता है। राष्ट्रपति के लिए कितना? 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति के लिए कितना? 35 वर्ष, ठीक है। मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो जाएगा मुख्यमंत्री के लिए। जी, मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 25 वर्ष। जिस तरह से मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री लोकसभा के जो है सदन के नेता होते हैं, यानी बहुमत दल के नेता होते हैं, उसी तरह से मुख्यमंत्री जो भी है विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। इसलिए जो है यानी लोकसभा का जो कार्य, यानी जो न्यूनतम आयु होता है सदस्य बनने के लिए वो 25 वर्ष होता है, और विधानसभा का जो न्यूनतम आयु होगा वो भी 25 वर्ष होगा। जिस तरह से राज्यसभा का न्यूनतम आयु कितना वर्ष होता है? 30 वर्ष होता है। उसी तरह से विधान परिषद का न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होता है, यानी विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। आगे बताना है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, और प्रधानमंत्री लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, ठीक है, यानी लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। आगे बताना है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से परामर्श से लेकर जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में? बिल्कुल सही है। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेगा वो राष्ट्रपति से परामर्श लेकर अनुच्छेद 213 के अकॉर्डिंग जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। और इसी में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा तो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 1, 2, 3 यानी 127, अनुच्छेद 127 में हो जाएगा। आगे आपको बताना है, भारत में जो है विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माथेरान। कहाँ पड़ता है? मेघालय, ठीक है, मेघालय। आगे बताना, बैकाल झील किस देश में स्थित है? रूस में है, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से हुआ था? ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था दुर्गापुर, ठीक है। भिलाई का स्थापना जो है किस देश की सहायता से? रूस की सहायता से जो है भिलाई का स्थापना हुआ था, ठीक है। आगे बताना, मयूराक्षी नहर जो है ये किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी नगर जो है नहर जो है ये पश्चिम बंगाल में है। आगे बताना, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में? सही है, गुजरात में है। बताइए, छोटा नागपुर की पठार जो है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये पारसनाथ की पहाड़ी हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी। आगे बताना है, सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में से निकाला जाता है? तो थोरियम केरल हो जाएगा। थोरियम, सर्वाधिक थोरियम का भंडार जो है वो केरल में है। आगे बताना, न्यूमोर द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? तो न्यूमोर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। हाँ, आगे बताना है, चीर फर स्प्रूस जो है तथा लार्च पेड़ जो है ये किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो चीर फर स्प्रूस का जो बोला तो सीधा सीधा टैगा वनों में जो है पाए जाते हैं, ठीक है, टैगा वनों में। आगे बताना, एल्मिस्ट्री ज्वालामुखी जो है ये किस देश में स्थित है? एल्मिस्ट्री ज्वालामुखी जो है ये किस देश में स्थित है ये बताना है। एल्मिस्ट्री ज्वालामुखी पेरू में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना, सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। तो सोफिया किस देश की राजधानी होगी? बुल्गारिया की राजधानी हो जाएगी।
आगे बताना है, किस भूगोलवेत्ता को जो है मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को जो है मानव भूगोल का जो है यानी जो है जन्मदाता कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को। आगे बताना है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो कालगुरली जो है ये स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है, यानी सोना उत्पादन के लिए जो है विख्यात है। थारू जनजाति के लोगों का निवास स्थान जो है किस राज्य में है? तो सर्वाधिक उत्तराखंड में पड़ता है, बिहार में भी है कुछ, तो थारू जनजाति उत्तराखंड बिहार हो जाएगा। आगे बताना है, भावनगर में जो है किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भावनगर में ज्वारीय ऊर्जा की जो है उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। किस काल की जो है लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को जो है चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि जो थी कैसा थी? भाव चित्रात्मक लिपि था। भाव चित्रात्मक का मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं पर पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसे आज ऐतिहासिक युग में रखा गया है, ठीक है, यानी लिखा तो गया बट पढ़ा नहीं गया, यानी भाव चित्रात्मक। आप चित्र को देख के समझ सकते हैं कि ये क्या चीज हो सकता है। आगे बताना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? पहले क्वेश्चन को बढ़िया से सुनिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी जो है किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। और शाह आलम द्वितीय जो है किस युद्ध के दौरान की बात करते हैं? बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई थी। और उसमें जो संधि हुआ था इलाहाबाद की संधि, जो कि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुआ था और 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि हुई थी। और उसी इलाहाबाद की संधि के तहत जो है रॉबर्ट क्लाइव को जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया गया था। तो कौन सा मुगल शासक उस समय था? शाह आलम द्वितीय। ये बक्सर की लड़ाई। अब आपको बताना है प्लासी की लड़ाई कब हुआ? 1757 यानी 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुआ। और प्लासी की लड़ाई के समय जो है मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय हो जाएंगे। प्लासी की लड़ाई के समय मुगल शासक कौन होंगे? आलमगीर द्वितीय हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताना है, ऋग्वेद में जो है दस्यु शब्द का उल्लेख जो है किसके लिए किया गया है? हाँ, ऋग्वेद में दस्यु शब्द का उल्लेख जो है किस लिए किया गया है? तो अनार्यों के लिए किया गया है। अनार्यों के लिए। पहले आर्य समझते हैं ना, क्योंकि आर्य जो जो मध्य एशिया में मूल स्थान बताया गया है कि मध्य एशिया था, ठीक है, वही अनार्यों के लिए जो है जो दस्यु शब्द का उपयोग किया गया है। आगे आपको बताना है, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? वो काव्य शैली में लिखा गया। आगे बताना है, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ठीक है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो है चंदावर का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, ठीक है। आगे बताना है, जो कि कब हुआ था चंदावर का युद्ध? 1194 में हुआ था, ठीक है। आगे बताना, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? जी, तो परमार वंश की राजधानी थी वो धारा नगरी था। कहाँ था? धारा नगरी। इसमें धार लिखा हुआ है, तो धारा नगरी ध्यान रखना है। और परमार वंश के संस्थापक कौन थे? घर के आसपास में नाम भी होगा, ऐसा मिलता होगा, उपेंद्र, ठीक है। तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र हो जाएंगे और इसकी राजधानी कहाँ होगी? धारा नगरी हो जाएगी, ठीक है। आगे बताना है, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया था। कि जो है महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण जो किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया था। आगे बताना, तहकीक ए हिंद की रचना किसके द्वारा किया गया? अल-बरूनी के द्वारा जो है तहकीक ए हिंद की रचना जो है अल-बरूनी के द्वारा किया गया है। आगे बताना, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवान ए कोही की स्थापना जो है किस सुल्तान के द्वारा किया गया है? तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा। और दीवान ए कोही कहीं कहीं अमीर कोही भी लिखा हुआ रहता है। और ये किस विभाग से संबंधित विभाग था? ये तो कृषि विभाग से संबंधित था, जो किसके द्वारा स्थापित था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित था। आगे बताना है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार ना होगा, बिंबिसार हो जाएगा। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र के संस्थापक यानी पाटलिपुत्र का शासक कौन था? बिंबिसार था। और बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार ही थे, ठीक है। और बिंदुसार किस वंश का था? मौर्य वंश का था, ये ध्यान रखना।
आगे बताना है, भारत रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की या फिर जो है अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? यानी भारतीय रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। अरे तेभागा आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? बंगाल हो जाएगा ना, ठीक है, बंगाल किसान सभा से संबंधित था ये जो है तेभागा आंदोलन। वेदों की और चलो का नारा किसने दिया था? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। आगे बताना है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ किया था? वेलूर में किया था। और वेलूर मठ का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब किया गया था? 1897 या 97 या 87। देखिए, एक बेलूर मठ बताते हैं आपको, बेलूर मठ है, दूसरा रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया था? 97 में किया था। और बेलूर मठ का स्थापना कब किया था? तो 87 में किया था। ध्यान रखना, 10 साल का अंतर है। छोटा वाला छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला बड़ा हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन बोले तो बोलने में नहीं इतना बड़ा होता है, तो 97 हो जाएगा। और बेलूर देखते 3 वर्ड में है तो कितना क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए बता दिया। आगे बताना है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? यानी भारतीय अशांति का जनक, यानी भारतीय अशांति का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को न कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया था? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को। और कब कहा था? 1916 में। ठीक है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। होम रूल लीग की स्थापना कब किए थे? 1916। तो 1916 में ही भारतीय, ये क्योंकि कुछ नया चीज कर रहे थे ना, इसलिए वैलेंटाइन सिरोल कहा यह अशांति का कारण है। ठीक है, तो भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है? वैलेंटाइन सिरोल को। सॉरी, बाल गंगाधर तिलक को किसके द्वारा? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। और इसी के लिए बाल गंगाधर तिलक जो है ब्रिटेन में जाके जो, यानी लंदन में जाके जो है मानहानि का केस किए थे, जो फिलहाल में मानहानि केस बहुत पॉपुलर हो गया है, जो कि नरेंद्र मोदी जी को लेकर। ठीक है, अरे वही हुआ ना कि राहुल गांधी, जिनके वही चीज हम बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जो है इस मानहानि के केस के मामले में 2 साल की सजा। ठीक है, और प्लस में जो है, हाँ, प्लस में लोकसभा की सदस्य जो भी है खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए तो इसमें बहुत पावर है। आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। यदि गाली भी आप देते हैं या कुछ बोलते भी हैं, यदि अगर सामने वाले को मन, यदि दिल पे ठेस पहुंचता है तो उस पे आप, यानी मानहानि का केस आप पे लग सकता है। ठीक है, आगे है, 1928 में प्रथम बार जो है क्रांति अमर रहे का नारा किस पार्टी के द्वारा दिया गया था? तो आपको पता होगा कि 1928 में किस पार्टी का स्थापना हुआ था। कल बताए थे HRA, जिसका स्थापना 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। ध्यान सुनिएगा, 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ठीक है, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका स्थापना 1924 में। और 1928 की बात करते हैं तो HSRA हो जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में। और इसी पार्टी के द्वारा जो है 1928 में प्रथम बार जो है क्रांतिकारी अमर रहे का नारा दिया गया। क्या हुआ? HSR ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये सब देता है। जी जी जी, आगे बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का गौरव किसे प्राप्त है? जॉर्ज यूलेक को। और कब? 1888। ठीक है, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी। कब? 87। ठीक है, और प्रथम पारसी अधिवेशन अध्यक्षा की बात करें तो दादा भाई नौरोजी। कब? तो 86। और प्रथम भारतीय अध्यक्ष तो WC बनर्जी, यानी चंद्र बनर्जी, जो कब? 1885 पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अब बताना है कांग्रेस का स्थापना हुआ कब था?
तो 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है। और उसके जो कि इसकी जो है कहाँ में पहला बैठक हुआ था, यानी अधिवेशन कहाँ हुआ था, जो कि कहाँ में, तो मुंबई के जो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें कुल कितने लोगों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, दूसरा कलकत्ता हो जाएगा। तीसरा की बात करें तो मद्रास हो जाएगा, और चौथा की बात करें तो इलाहाबाद। हम 4 वर्ड बताए थे, बकमई, ब से बंबई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, ठीक है। ये चारों यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों वर्ड से क्लियर हो जाएगा बकमई से कि चारों अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए थे, प्रथम अधिवेशन। और अगला 4 अधिवेशन की बात करते हैं तो आप देख लीजिएगा, बकनई है, ठीक है। बंबई कलकत्ता जो है यानी म के जगह पे सिर्फ 9 आ जाता है, ठीक है। आप उसको देख के आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अपने से जो बच्ची बनाइएगा वो ज्यादा दिन तक रहेगा, ठीक है। तो बकमई से समझ गए चारों अधिवेशन। चारों की अध्यक्षता भी अभी जस्ट बता ही दिए कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा, व्यवश चंद्र बनर्जी के द्वारा। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। तीसरा जो कि कहाँ में, तो मद्रास अधिवेशन। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा, जॉर्ज यूले के द्वारा, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले हुए। और 89 में भी जो फिर बंबई में हुआ है उसकी भी अध्यक्षता विलियम बेडरवन के द्वारा किया गया है, जो कि वो भी एक अंग्रेज ही थे। आगे बताइएगा, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल थे, जो 1925 में बने थे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है अध्यक्ष, भारतीय अध्यक्ष बने थे कौन, विट्ठल भाई पटेल बने थे। जफरनामा क्या था, जफरनामा क्या था, इसलिए विख्यात है इतिहास में। तो जफरनामा जो था ये औरंगजेब को लिखा गया पत्र था, जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है लिखा गया था। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिखों के क्यावें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। और उस समय जो है यानी सिखों के 9वें गुरु की हत्या किसके द्वारा किया गया था, तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। और इसीलिए जो है आगे चल के देखिए, याद करने का लॉजिक बता रहे हैं, जफरनामा की बात तो किसके द्वारा लिखा जाएगा, क्योंकि औरंगजेब को लिखा गया था, कौन लिखेगा, अब तेग बहादुर तो बेचारा मारे गए, बचे कौन, आगे जो आएंगे वही ना। तो गुरु गोविंद सिंह का जो है पत्र था वही जफरनामा था, जो किसके द्वारा लिखा, किसको गया था, औरंगजेब को लिखा गया था। और सिखों के 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव। और इसकी हत्या किसके द्वारा करवा दी गई थी, जहांगीर के द्वारा करवा दिया गया था, ठीक है। और न्याय का जंजीर जो है किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। बताना है किस मुगल सम्राट को जो है राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, अकबर को कहा जाता है। अनपढ़ बादशाह कौन था, अकबर था। जो बदायूनी के द्वारा जो है किस मुगल सम्राट को जो है इस्लाम विरोधी कहा गया है, इस्लाम विरोधी भी अकबर को ही कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, बदायूनी के द्वारा जो है इस्लाम विरोधी अकबर को ही कहा गया है। इसके साथ साथ ये बताना है अनुवाद विभाग का स्थापना किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा ही बताना है। इसके साथ साथ हिंदी भाषा का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है, तो अकबर के काल को ही हिंदी भाषा का स्वर्ण काल भी कहा गया है। ध्यान रहेगा, ये सब पॉइंट सारा है, एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। आगे बताना है आप सभी को, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुनिसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुनिसा था। आगे बताना है बाबा फरीद कौन थे, ये प्रसिद्ध सूफी संत थे बाबा फरीद, ठीक है। आगे बताना है किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। आगे बताना है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो गोपथ जो हो जाएगा। अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो है कौन होगा, गोपथ हो जाएगा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। आगे आपको बताना है
छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान जो है छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को कहा जाता था। और अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। बताना इतिहास में नवरत्न किसके किसके दरबार में? एक अकबर और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी, जैसे कि कालिदास जो थे किसके दरबार के? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के जो है ये नवरत्नों में से एक थे कालिदास। ठीक है, आगे बताना स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब? 1875 में। कहाँ में किया था? बंबई में किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किए थे? लाहौर में। ठीक है, ध्यान रखना। बताना है किस ग्रंथ का अनुवाद जो है रजमनामा के नाम से किया गया है? तो महाभारत का अनुवाद जो है किस नाम से किया गया है? रजमनामा के नाम से किया गया है। ठीक है, आगे बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा ना, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के बाद क्या बन गए? भारत के वायसराय बन गए। और भारत के वायसराय बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन होंगे? तो लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएंगे। आगे बताना है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहां और किसके द्वारा किया गया था? यानी किसके नेतृत्व में किया गया था? कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। और कब? तो 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1937 में। आगे बताना है मित्र मेला नामक संगठन का संस्थापक कौन था? बीडी सावरकर हो जाएगा। और मित्र मेला का स्थापना कब किया गया था? 1899 हो जाएगा, 1899। और इसी के जगह पे जो नाम बदलकर जो है अभिनव भारत किया गया था। कब? 1904 में किया गया था। किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। आगे बताना है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में नील विद्रोह का वर्णन किया? नील विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किस उपन्यास में? तो आनंद मठ में किया गया है। आनंद मठ में किया गया। छोड़ दे, यहीं तक हो गया ना, समय बहुत जल्दी बीत गया ना। ठीक है, होमवर्क लिखवा देंगे, आगे करवाइए।